नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में, यानी कि आयुध अधिनियम 1959 के चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 5 में बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या अपराध होंगे, यानी कि क्या ऑफेंस होंगे, और उनके लिए क्या दंड दिया जा सकेगा, यानी कि क्या पेनल्टीज उनको दी जा सकेगी। उसके साथ ही चैप्टर 6 में बताया गया है, यानी कि जो मिसलेनियस पार्ट है, कि इसके अधिनियम के अंतर्गत किन चीज़ों को, यानी कि प्रोविजंस के अंतर्गत जो है किन्हीं व्यक्तियों को जो है छूट दी जा सकेगी, और उस छूट देने का अधिकार किसके पास होगा, यानी कि एग्जाम्प्ट करने का किसके पास अधिकार होगा, या फिर जो पावर्स है उनको डेलीगेट करने का अधिकार किसके पास होगा, और इसके अधिनियम के अंतर्गत जो है नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही इन दोनों ही चैप्टर से कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एग्जाम्स में आए हैं, वो सारी चीज़ें हमने जो है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर इंक्लूड की है। तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 अपराध और शास्तीय, यानी कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। इसका सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 25, कुछ अपराधों के लिए दंड, यानी कि क्या पनिशमेंट होंगे जो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है उसके लिए, तो उसकी जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट्स हैं वो इस सेक्शन के अंदर कवर किए गए हैं। सबसे पहला सब सेक्शन जो है 25 का, वो बोलता है कि सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 11 के अंतर्गत जो बंद है, यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो यहाँ पर उसे 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 5 में हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति जो है गोला बारूद या आयुध का अवैध तरीके से मैन्युफैक्चर या सेल या ट्रांसफ़र या उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सेक्शन 6 में हमने जैसे देखा कि जो फायर आर्म है उसे वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि जो उसकी जैसे कि बंदूक की जो नाल है उसे वो छोटी करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसका उल्लंघन माना जाएगा। या फिर सेक्शन 11 के अंदर जो है इस तरीके के फायर आर्म या जो एमिनेशन है उसको वह भारत के अंदर लाता है या भारत से कहीं लेकर जाता है, और ऐसा करना वो विधिक जो है उसके लिए लायबल नहीं है, तब उसका उल्लंघन समझा जाएगा और उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। सब सेक्शन 1A, सेक्शन 7 के उल्लंघन में, यानी कि सेक्शन 7 में जैसे कि हमने देखा था कि उसके अंदर बताया गया है कि प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद क्या होंगे और उन्हें कौन नहीं रख सकेगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसे प्रतिषिद्ध गोला बारूद या आयुध अपने पास रखता है, यानी कि अर्जित करता है या अपने पोजीशन में रखता है, तब यह है जो है यह समझा जाएगा कि उसने उल्लंघन किया है और उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। परंतु न्यायालय अगर चाहे तो लेखबद्ध कारणों से ऐसी सज़ा को, जो ऐसा कारावास है, उसे 7 वर्ष से कम के लिए भी यहाँ पर दे सकेगा। सब सेक्शन 1A-B, बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से फायर आर्म्स छीन लेना। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जो है किसी पुलिस से, यानी कि किसी पुलिस अधिकारी से या किसी सशस्त्र जो सेना का सदस्य है उससे जो है उसका जो फायर आर्म या जो आर्म्स है उन्हें छीन लेता है, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसे दंडित किया जा सकेगा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से। सब सेक्शन 1A, सेक्शन 7 के उल्लंघन में, जैसे कि अभी पिछले सेक्शन 1AB के अंदर हमने देखा कि जो सेक्शन 7 का उल्लंघन करेगा, जब प्रतिषिद्ध गोला बारूद है उनको अर्जित या कब्जे में रखेगा, तो उसके लिए हमने दंड देखा जो 7 वर्ष से 14 वर्ष तक था। लेकिन अगर यहाँ पर उन्हीं गोला बारूद जो प्रतिषिद्ध हैं उन्हें यदि वो मैन्युफैक्चर करता है या उसे बेचता है या उसे ट्रांसफ़र करता है या उसका रिपेयरिंग करता है या उसे जो है कन्वर्ट करता है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसे दंडित किया जा सकेगा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से। सब सेक्शन 1AA, जो कोई सेक्शन 24A या सेक्शन 24B की अधिसूचना का उल्लंघन करेगा। अब 24A और 24B में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें डिस्टर्बिंग एरिया घोषित कर दिया जाता है अधिसूचना द्वारा, और ऐसे एरिया के अंदर जो है आपको जो गोला बारूद या आयुध है वो ले जाना परमिसिबल नहीं है। तब यदि कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है, इस अधिसूचना का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित किया जा सकेगा 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। सब सेक्शन 1B, जैसा कि सब सेक्शन 1A में हमने देखा कि 5, 6, 7, 11 ये जो सेक्शंस थी ये इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर जो अपराध हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए जो वहाँ पर उनके लिए जो पनिशमेंट थी वह भी ज़्यादा थी। अब ठीक उसका सेकंड पार्ट जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 3, 4, 8 या 9, 10, 12 जो हैं या 44 जो हैं, इसके अंदर अगर कोई जो है उल्लंघन करता है या इसके अंदर कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, वो सब सेक्शन 1B में बताया गया है। तो इसके अंदर जो सज़ा है वो होगी 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक,
और जुर्माना। सेक्शन 3 जैसे कि हमने देखा था कि सिंपलेस्ट, उसमें साधारणतः बताया गया है कि यदि कोई आयुध या गोला बारूद बिना लाइसेंस से रखता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। सेक्शन 4 के अंदर यदि कोई अधिसूचना जारी कर दी जाए कि आपको इस चीज़ के लिए लाइसेंस लेना चाहिए, या अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो उसके जो लाइसेंस का एक्विजिशन है वो कैसे किया जाएगा, तो उसका कोई उल्लंघन करता है। सेक्शन 8 जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसे आर्म्स या ऐसे फायर आर्म्स का जो है डीलिंग करता है जिसके ऊपर ना तो उसके ऊपर उसके कोई मैन्युफैक्चरर का कोई छाप है, यानी कि ना तो कोई स्टैंप लगा है, ना उसका कोई सीरियल नंबर है, ना कोई आइडेंटिटी मार्क है, तो ऐसी प्रोडक्ट को अगर वो बेचता है तब उसका उल्लंघन माना जाएगा। या सेक्शन 9 और 10 और 12 जो है, यानी कि जो 9 के अंदर में देखा था कि कुछ प्रोविजंस हैं कि किन व्यक्तियों को जो है यहाँ पर फायर आर्म्स और जो आयुध हैं वो नहीं दिए जाएंगे। सेक्शन 10 में हमने देखा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यदि उसके लिए उसके बाद लाइसेंस नहीं है तो वो यहाँ पर वो बिना लाइसेंस के करता है तो उल्लंघन माना जाएगा। सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन 12 के अंदर जो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैरीज होता है, वह भी बिना लाइसेंस के नहीं किया जाएगा, तो अगर वो करता है तो उल्लंघन यहाँ पर माना जाएगा। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 में जो है एक प्रोसीजर थी जिससे हमने देखा था कि अगर आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या रिवोक कर दिया जाता है, तब इन तीन ही परिस्थितियों में जो है आपके पास जो आर्म्स है उसे आपको आपके जो निकटतम जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी हैं उन्हें या फिर आर्म्स डीलर को जमा कराना होंगे, यानी कि निक्षिप्त कराना होंगे। तो अगर वो ये नहीं करा पाता है तब, या फिर सेक्शन 44 जिसके अंदर यह जो आर्म्स डीलर होते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जो आर्म्स की जो उनके पास जो डिलीवरीज आती हैं, यानी कि वो जो बेचते हैं, सेल करते हैं, या उनके पास जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं उसका, या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास कितनी उसने मैन्युफैक्चर की उसकी पूरी जो एंट्री लिस्ट है, यानी कि उसकी रिकॉर्ड बुक जो है उसे वो मेंटेन करना होगी। और जब अगर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी उससे ऐसी रिकॉर्ड बुक मांगता है और अगर वह देने से इनकार करता है या उसमें कुछ वो बदलाव करता है तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है उसका उल्लंघन किया है। तो इन सारी ही परिस्थितियों में जो ये जितने भी सेक्शन है इनके अंदर जो सज़ा होगी वो सभी में एक जैसी है, जो कि 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक और जुर्माने से यहाँ पर उन्हें दंडित किया जा सकेगा। तो इसलिए ये सारी सेक्शन हमने एक ही जगह पे आपको एक साथ समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। परंतु न्यायालय लेखबद्ध कारणों से 2 वर्ष से कम की अवधि का कारावास यहाँ पर दे सकेगा। सब सेक्शन 1C इसके अंदर ये बोला गया है कि जो अपराध 1B के अंदर, यानी कि सेक्शन 3, 4, जो 6, 9, 10, 12 के अंदर हमने जो देखा, यदि वही अपराध, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध जो है विक्षुब्ध यानी कि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं सेक्शन 24A और सेक्शन 24B के अंतर्गत, अगर वहाँ पर वह ये सारे अपराध करता है तो जो सज़ा होगी वो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की और जुर्माने से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। सब सेक्शन 2 जो कोई सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 यानी कि 21 वर्ष का न होते हुए फायर आर्म और गोला बारूद अर्जित या कब्जे में रखेगा उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा, और जो सज़ा होगी वह 1 वर्ष तक की या जुर्माने से या दोनों से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। सब सेक्शन 3 जो कोई सेक्शन 5 के अधीन, अब सेक्शन 5 के अधीन हमने देखा था कि अगर जो है किसी व्यक्ति को कोई आर्म्स या जो गोला बारूद है उसे किसी को सेल करना या ट्रांसफ़र करने का जो है आशय है, तो ऐसे आशय की जो सूचना है वह उसे अपने भारसाधक अधिकारी को जो है देना होगी, और ऐसी सूचना के दिए जाने के 45 दिन तक वह जो प्रोडक्ट यानी कि जो आर्म्स है और जो फायर आर्म्स है उसे ना तो बेचेगा और ना ट्रांसफ़र करेगा, और यदि वो उसके पहले कर लेता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उल्लंघन किया है और उसके लिए जो है उसे यहाँ दंडित किया जा सकेगा 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। सब सेक्शन 4 सेक्शन 17 के अधीन लाइसेंस देने में असफल रहे, जैसा कि हमने सबसे जो कि सेक्शन 17 के अंदर देखा था कि जब अनुज्ञापन अधिकारी यानी कि जो लाइसेंस जो कि लाइसेंस अधिकारी है जो कि लाइसेंस देते हैं, अगर उन्हें किसी लाइसेंस के अंतर्गत जो उसकी शर्तें हैं उसमें अगर वो चेंजेस करते हैं या वो ये चाहते हैं कि जो लाइसेंस है वो उनके पास जमा कराया जाए, और अगर ऐसी सूचना वह लाइसेंस धारक को देते हैं और उसके बाद भी जो है लाइसेंस धारक या तो लाइसेंस नहीं देता है या इनकार कर देता है या असफल रहता है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसे दंडित किया जा सकेगा, और जो सज़ा होगी वो 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। सब सेक्शन 5 सेक्शन 19 के अधीन यदि उसकी जब उसके पास से आयुध या गोला बारूद के लिए पूछताछ की जाती है, जब वह उसके पास अगर वो कैरी करके चल रहा है और अगर उससे पूछा जाए किसी अधिकारी द्वारा या केंद्रीय अधिकारी द्वारा कि वह जो गोला बारूद या जो फायर आर्म उसके पास है उसके लिए वह लीगली एंटाइटल है या नहीं है, और वह ऐसा नहीं बता पाता है,
और जब उससे उसका नाम और पता पूछा जाता है और वह भी वो वहाँ पर जो है झूठा बताता है या झूठ बोलता है, तब ऐसी स्थिति में उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वो 6 महीने तक का या जुर्माने से जो कि 200 रुपये तक का हो सकेगा। सबसेक्शन 6 संगठित अपराध संघ। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि संगठित अपराध संघ क्या होगा। तो संगठित अपराध संघ से यह तात्पर्य है ऐसा संघ जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और वह इस तरीके के अवैध कार्य में संलिप्त हों। तो संगठित अपराध संघ का सदस्य या उसकी ओर से कोई व्यक्ति चैप्टर 2 का उल्लंघन करता है तो जो है यहाँ पर जो सज़ा होगी वह होगी 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा था कि जो आयुध होते हैं, आयुध और गोला बारूद जो होते हैं, उनका अर्जन यानी कि एक्विजिशन, पोजेशन या उनका मैन्युफैक्चर करना, सेल करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। अगर वो ये सारी ही चीज़ें जो है किसी संगठित अपराध संघ का अगर सदस्य है और उसकी बात करता है तो उसके लिए जो सज़ा होगी वो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। सबसेक्शन 7 संगठित अपराध संघ का सदस्य या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सेक्शन 5, 6, 11 का उल्लंघन करता है, वही यहाँ पर भी सेम बताया गया है, ऐसा वैसा ही एज इट इज़ है, सिर्फ एक सबसेक्शन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। सबसेक्शन 8 सेक्शन 3, 5, 6, 7, 11 के उल्लंघन में अवैध व्यापार में सम्मिलित है या सहायता करता है। अब यहाँ यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन सारे आयुध या गोला बारूदों का जो है अवैध व्यापार करता है, यानी कि उनका ट्रेड करता है या फिर ऐसे ट्रेड करने में किसी को सहायता देता है। अब सहायता में चाहे वो पैसों के द्वारा दी गई हो या किसी जगह को उपलब्ध कराया गया हो या ट्रांसपोर्टेशन दी गई हो, तो वो सारी इसके अंदर मानी जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है अगर पाया जाता है तो उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने से। सबसेक्शन 9 ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उतावलेपन यानी कि रैशली, उपेक्षा यानी कि नेग्लिजेंटली या अनुष्ठानिक यानी कि सेलिब्रेशन पर्पस से, इन तीनों ही कारणों से यदि कोई व्यक्ति जो है फायर आर्म्स का उपयोग करता है और इसके बाद अगर ऐसी संदेह होता है कि इसकी वजह से जो है किसी मानव को जो है हानि हो सकती थी या उसकी मृत्यु हो सकती थी, ऐसा संदेह वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, तब उसको यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर अनुष्ठानिक जो सेलिब्रेटरी है इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि विवाह स्थलों में कई बार जो है हार्श फायर या जो एयर फायर किया जाता है या कई बार पार्टीज़ में किया जाता है, जनसभाओं में किया जाता है। तो जो ऐसे फायर किए जाते हैं और अगर उससे किसी को हानि पहुँच सकती है, ऐसा संदेह भी है, तो उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सेक्शन 26 सीक्रेट कॉन्ट्रावेंशन यानी कि गुप्त उल्लंघन। इसको एक सिंपल से शब्दों में हम समझ लेते हैं कि जो कोई भी वहाँ पर मौजूद, यानी कि वो जहाँ पर ये कार्य कर रहा है, जहाँ पर लोक सेवक या रेलवे या विमान या जलयान या यहाँ पर से अन्य कहीं परिवहन के जो साधन हैं उस पर मौजूद जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनको ज्ञात हुए बिना यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो कि सेक्शन 3, 4, 10 या 12 के उपबंध के उल्लंघन में है, तो वह कारावास से जो कि 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। और अगर ये सेम कार्य अगर वो सेक्शन 5, 6, 7 और 11 के उपबंध के उल्लंघन में करता है तो उसे यहाँ पर 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। सिर्फ ये स्लाइटला डिफरेंस है कि अगर 3, 4, 10, 12 में करते हैं तो 6 मंथ to 7 ईयर्स और 5, 6, 7, 11 के अंतर्गत करते हैं तो 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स। जो कोई सेक्शन 22 के अधीन तलाशी के दौरान आयुध या गोला बारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा तो वह कारावास से जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि वह कितने कारावास से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 27 आयुध आदि के प्रयोग हेतु दंड। यहाँ ये बताया गया है कि कब आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते और करते हो, यानी कि जब उल्लंघन करते हो तो क्या दंड होगा। तो सेक्शन 5 के उल्लंघन में अगर वो प्रयोग करता है तब 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माने से उसे यहाँ दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 7 वही प्रतिषिद्ध गोला बारूद या आयुध का अगर वो प्रयोग करता है तब उसे 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक सबसेक्शन 3 है, उसमें यह बताया गया है कि अगर सेक्शन 7 के उल्लंघन के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में जो है उसे यहाँ पर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 28 कतिपय दशाओं में फायर आर्म्स या नकली फायर आर्म के उपयोग और कब्जे के लिए दंड।
तो नकली फायर आर्म्स और फायर आर्म्स के बारे में हमने सेक्शन 6 में देखा था। जैसा कि अगर कोई इन जो फायर आर्म है चाहे वो इमिटेशन यानी कि नकली हो, लेकिन अगर उसका प्रयोग या उसकी वजह से यह यूज़ ऐसा किया जाए कि वो असली हो, यानी कि जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध यानी कि डिटेंशन को प्रतिरोध करने या रोकने के लिए, यानी कि जब पुलिस अधिकारी या कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है या फिर उसको डिटेन करने के लिए आता है और ऐसी स्थिति में या तो वह स्वयं खुद और या फिर किसी और की हेल्प करने के लिए जो है ऐसे फायर आर्म्स का जो है उपयोग कर लेता है या उपयोग करने का प्रयत्न करता है, तो उसे जो है यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वह 7 वर्ष तक का कारावास या जो है इसके साथ ही जुर्माने से यहाँ पर वह दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 29 पनिशमेंट फॉर नोइंगली परचेजिंग आर्म्स फ्रॉम अनलाइसेंस्ड पर्सन और फॉर डिलीवरिंग आर्म्स एक्सेट्रा टू पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू पजेस द सेम। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई है, जो कि ऐसा बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि आर्म्स डीलर है वह यह जानता है कि वह जिसे हथियार बेच रहा है वह उसके लिए लाइसेंस नहीं है, यानी कि उसका विधिक अधिकारी नहीं है, फिर भी यदि वो उसे बेचता है, और ठीक इसका वाइस वर्सा यदि कोई व्यक्ति जो कि आर्म्स खरीद रहा है यानी कि हथियार खरीद रहा है और वो जिससे खरीद रहा है उसके बारे में जानता है कि वो डीलर नहीं है, लाइसेंस्ड डीलर नहीं है, फिर भी वो उससे खरीदता है, तब इन दोनों ही परिस्थितियों में यदि ये दोनों ऐसा करते हैं तो उन्हें यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वह यहाँ पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उन्हें यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 30 अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस या जो शर्तें जो इसके लिए रखी जाती है या जो नियम इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं, यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसे यहाँ पे दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वह 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पर 6 यहाँ पर लिखना मिस्टेक हो गई है, उसे आप यहाँ पर 6 मंथ्स कर लीजिएगा। सेक्शन 31 पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट यानी कि पश्चातवर्ती ऑफेंसेस। यहाँ ये बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है दोषसिद्ध हो चुका है और उसके बाद पुनः वह इसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करता है और दोषसिद्ध पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसे जो उसने अपराध किया है जिसके लिए उसे पुनः दोषसिद्ध किया गया है, तो उस अपराध के लिए जो उपबंधित दंड है उसका दुगना यहाँ पर उसे दिया जा सकेगा। सेक्शन 32 पावर टू कन्फिस्केट यानी कि अधिहरण की शक्ति। तो यहाँ पर जो न्यायालय हैं उनके बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जिसके पास से इस तरीके का आयुध या गोला बारूद जो पाया जाता है या फिर जो आयुध या गोला बारूद जिस यान पे या जिस स्थान पे मिलता है उसे जब सीज कर लिया जाता है तो उसे जो न्यायालय है अधिहरण का आदेश दे सकेगा यदि वह व्यक्ति जो है दोषसिद्ध हो जाता है। परंतु अगर ऐसे दोष सिद्धि के बाद यदि वह अपील करता है या किसी अन्य मामले में ऐसा अधिहरण का आदेश जो है अगर समाप्त कर दिया जाए तो उसी वक्त से जो वो अधिहरण है वो शून्य हो जाएगा। इसके साथ ही जो उच्च न्यायालय हैं या जो अपील न्यायालय हैं वह यदि अगर अपने पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे मामलों के दौरान तब भी वह इस तरीके का अधिहरण का आदेश दे सकते हैं। सेक्शन 33 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। यहाँ ये बताया ये सिर्फ इतना हमें यहाँ पर याद रखना है कि कंपनीज़ के द्वारा अगर ऑफेंस किया जाता है तो क्या इसके अंदर प्रोविज़न है, तो सेक्शन 33 में है। इसमें यही बताया गया है कि अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जो अपराध है यदि वो कंपनी द्वारा किया जाएगा, अब कंपनी से मतलब है उसका जो निदेशक है या जो उसका बाहर साधक जितने भी अधिकारी हैं या वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो उससे नॉलेज रखते हैं, यदि वह जो है ऐसा कोई कार्य करते हैं जो इसके अंतर्गत अपराध है इस अधिनियम के अंतर्गत, तो जो है वह दोषी समझे जाएंगे, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकेगी। यही सेक्शन 33 में हमें बताया गया है। तो ये था चैप्टर 5। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की यानी कि मिसलेनियस, जो कि सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 46 तक है। सेक्शन 34 आयुध के भंडारण के वास्ते केंद्र सरकार की मंजूरी। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो आर्म्स और जो फायर आर्म्स हैं इनका जो वेयर हाउस यानी कि इनका जो भंडारण किया जाएगा यानी कि जब इससे स्टोर किया जाएगा तो ये तभी किया जाएगा जब केंद्र सरकार से पूर्व में मंजूरी ले ली हो। बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के ऐसा कोई भी स्टोरेज नहीं किया जाएगा। यही सेक्शन 34 में बताया गया है। और इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि जो कस्टम एक्ट 1962 है उसकी जो सेक्शन 58 है, चाहे उसमें कोई बात हो या ना हो, फिर भी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार से मंजूरी पहले लेनी होगी। सेक्शन 35 परिसर के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व। अब इससे यहाँ मतलब यह है कि कोई ऐसी प्लेस या कोई ऐसा स्थान या ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके अंदर जो है अनेक जो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो एक साथ रह रहे हैं, संयुक्त अधिभोग में रह रहे हैं, तब यदि उनके पास से यदि कोई आयुध या गोला बारूद प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि वह हर व्यक्ति वहाँ पर ऐसी तरह इन्वॉल्व था जैसे कि वह उस
आयुध या गोला बारूद का गलत तरीके से या अवैध तरीके से कब्जा रख रखा था या अर्जित कर रखा था, और उन सभी को जो है यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। लेकिन ये कि परंतु यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि वह यहाँ पर जो है इंटेंशनली नहीं था या उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे यहाँ पर जो है छूट दी जा सकेगी। सेक्शन 37 गिरफ्तारी और तलाशी। तो गिरफ्तारी और तलाशी जो अरेस्ट और जो सर्च है वह जैसा कि सीआरपीसी के अंदर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। सेक्शन 38 अपराध यहाँ पर संज्ञेय होंगे यानी कि कॉग्निजेबल होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 39 कतिपय मामलों में मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक सेक्शन है जहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है सेक्शन 3 के अधीन कोई भी अभियोजन अगर उसके विरुद्ध चलाया जाएगा, यानी कि या तो पुलिस द्वारा या न्यायालय द्वारा तभी अभियोजन चला जाएगा जब उससे अभियोजन चलाने से पूर्व जो है जिला मजिस्ट्रेट से उसके लिए पूर्व अनुमति ले ली हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 40 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए प्रोटेक्शन। तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यहाँ पर सभी को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी यदि इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक उसने कोई कार्य किया हो। सेक्शन 41 छूट देने की शक्ति। तो ये जो शक्ति होगी वह केंद्र सरकार के पास होगी, और केंद्र सरकार जो है लोकहित में यदि उसे ऐसा लगता है या आवश्यक या समीचीन समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्तियों के जो वर्ग हैं उन्हें कोई आयुध या गोला बारूद रखने के लिए जो है यहाँ पर वो छूट दे सकेगी। और इसके साथ ही यदि उन्हें लगता है कि किसी भाग में, भारत के किसी भाग में इस अधिनियम का जो प्रोविज़न है वो वहाँ पर नहीं रखा जाए या उसे इस पार्ट से अलग कर दिया जाए, तो वैसा आदेश भी वह यहाँ पर कर सकेगी। और इसके साथ ही वह जब चाहे इस तरीके की छूट को वापस ले सकेगी और जो भारत के पार्ट को है उसको भी वापस से इसके अंदर शामिल कर सकेगी। सेक्शन 42 फायर आर्म्स की गणना करने की शक्ति। तो यह भी केंद्र सरकार के पास होगी। इसके लिए जो है केंद्र सरकार अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जो कि इस तरीके के जो फायर आर्म्स की है जो गणना है वो कर सकेंगे। और ऐसी गणना के दौरान यदि किसी फैक्ट्री में या कहीं पर वह जाते हैं या किसी प्राइवेट उसमें जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें जो है गणना करने से कोई नहीं रोक सकेगा। सेक्शन 43 पावर टू डेलीगेट। यहाँ ये बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो कब पावर डेलीगेट कर सकेगी। तो केंद्र सरकार सेक्शन 41 जैसा कि अभी हमने देखा ऊपर छूट देने की जो शक्ति है उसको छोड़कर, और जो सेक्शन 44 है जिसमें बताया गया है नियम बनाने की शक्ति, इन दोनों ही सेक्शंस के उपबंध को छोड़कर बाकी की जितनी शक्तियां हैं इस अधिनियम के अंतर्गत उसे जो है केंद्र सरकार डेलीगेट यानी कि प्रत्यायोजित कर सकेगी, किसी को ट्रांसफ़र कर सकेगी। तो वो कौन होंगे? तो केंद्र सरकार का कोई अधिकारी हो सकता है या राज्य सरकार को, या राज्य सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी है उसे जो है यहाँ पर ये शक्तियाँ डेलीगेट की जा सकेंगी। सेक्शन 44 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। अब नियम कौन कौन से होंगे? तो सेक्शन 3 से लेकर जो अभी तक के हमने सेक्शन देखे उन सभी के अंदर जैसे कि जो है लाइसेंस अधिकारी है उसको नियुक्त कौन करेगा उसके बारे में नियम, या फिर जो अपील अधिकारी है जिसे अपील की जाएगी तो उसे कैसे नियुक्त किया जाएगा, या जो प्रोफॉर्मा होगा लाइसेंस के लिए वह कैसा होगा, या जो उसके लिए फ़ीस निर्धारित होगी वो कौन करेगा, कितने दिनों का टाइम पीरियड होगा अपील के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास सेक्शन 44 के अंतर्गत होगी। सेक्शन 45 अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, जैसे कि जो पुलिस अधिकारी हैं या जो सशस्त्र बल हैं या कोई ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकारी हैं, होमगार्ड्स के जो हैं, उन्हें जो लाइसेंस दिए गए हैं या उनके पास जो हथियार हैं उनके लिए उन्हें छूट प्राप्त है, यानी कि वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है नहीं आएंगे। इसके साथ ही जो नेशनल सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके साथ ही कोई ऐसा आयुध या गोला बारूद जो कि बिल्कुल ही मतलब चलने की स्थिति में ना हो, भले उसे रिपेयर भी कर दिया जाए तो भी वो नहीं चल सकता हो, तब ऐसी स्थिति में उसे भी इसके अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इसके अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 46 1878 यानी कि 1878 के अधिनियम 11 का निरसन, यानी कि जो 1878 का जो आर्म्स एक्ट था वह इस अधिनियम के बाद यहाँ से निरसित कर दिया गया। तो यह था पूरा आर्म्स एक्ट। कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। यहाँ तक आपने जो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।